महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जब रात होती है तो हम एक दिया जला लेते हैं और उसकी रोशनी में खुद को महफूज समझते हैं, मगर उस रोशनी के परे जो अंधेरा है वो अपने अंदर बहुत सारी कहानियां समेटे हुए है और इन्हीं कहानियों को आपको लेकर आता है रात के अंधेरे में। आज का दिन भी हर एक दिन की तरह परेशानियों भरा था। अमित बस की सीट पर बैठा यही सोच रहा था, ज़िंदगी कहाँ ले जा रही है उसे। कितने सपने थे, कभी कभी संगीत से कितना प्यार था, गायक बनना चाहता था, मगर मगर ज़िंदगी ने ऐसी करवट ली कि खोलू का बैल बनकर रह गया। पिताजी हेडफोन में अजीब सी आवाज़ आई। शुरू में गाना कुछ अजीब सा चला, मगर फिर
कोई नुकसान किया अभी तक? बोलो, फिर तुम मुझसे डर क्यों रहे हो? रात में अचानक फोन बज उठा। नींद टूटते ही आकाश चौंक पड़ा कि कितने बज रहे होंगे। कमरे में अंधेरे की वजह से घड़ी भी नहीं दिख रही थी। रात तो काफी गहरी होगी, ऐसे में किसका फोन हो सकता है? फोन को उठाया तो डायलिंग पैड पर मां का नंबर दिखा रहा था। चौंक पड़ा। मोबाइल की स्क्रीन पर आंख गई तो रात के 3:15 हो रहे थे। उसने फोन काट दिया। मां का फोन वो कभी भी रिसीव नहीं करता है, बल्कि फोन काट के फिर खुद ही कॉल लगाता है। उनके मोबाइल पर अक्सर बैलेंस बहुत लो रहता है। घंटी बजती रही। अचानक उसकी छोटी बहन बबली ने फोन उठाया। दादा दादा, माँ की तबीयत बहुत खराब हो रही है। मैं उसे सरकारी अस्पताल ले जा रही हूँ। तू चलाना दादा, जल्दी चलाना। सुनकर चौंक पड़ा था आकाश। ओह, माँ को अचानक क्या हो गया? अच्छा बबली, मैं अभी ट्रेन लेकर निकल रहा हूं, तो तुम लोग डरो मत। तुरंत तैयार होकर वो स्टेशन की तरफ निकल गया। सुबह की पहली ट्रेन से ही गांव के लिए निकल पड़ा। सुबह करीब 6 बज रहे थे। ट्रेन गांव पहुंचने ही वाली थी कि अचानक फोन की घंटी बज उठी। राधिका का फोन था। राधिका उसकी दोस्त है, गर्लफ्रेंड है, उसके लिए ये कुछ ठीक से पता नहीं, मगर हाँ, पिछले 1-1.5 साल से दोनों आपस में कनेक्टेड है। राधिका शहर के एक बहुत बड़े व्यवसायी की बेटी है और इस वक्त मेडिकल की पढ़ाई कर रही है। अपनी इंटर्नशिप के आखिरी दिनों में वो शहर से बाहर गांव के एक हॉस्पिटल में ट्रेनिंग कर रही। हालांकि हमिद भी जानता है जब दोनों के रिश्ते की बात उसके पिता के सामने जाएगी तो क्या परिणाम हो सकता है, मगर फिर भी राधिका नियमित रूप से रोज सवेरे उसे कॉल करती है। फोन रिसीव करते ही वो बोला, हेलो। हाँ राधिका। हमिद के इस तरह के गंभीर स्वर को सुनकर थोड़ा सा चिढ़ ही गई थी वो। हमिद, क्या हुआ? कल दिन भर तुमने कॉल नहीं किया, मेरा कॉल भी रिसीव नहीं किया।
मैंने कई बार कॉल किया था तुम्हें। असली में थोड़ा परेशान हूँ राधिका। कल दोस्तों के साथ था। क्या परेशानी है? गांव जा रहा हूँ। माँ की तबीयत अचानक रात में खराब हो गई है। बहन का कॉल आया था। अच्छा मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ कहकर अमित ने फ़ोन काट दिया। राधिका खिजी सी फ़ोन की स्क्रीन को देख रही थी। आखिर इस तरह से फ़ोन काटने का क्या मतलब? परेशानी है तो उसके साथ शेयर कर सकता है वो। अगर दोनों में कुछ है तो उसमें अपनापन क्यों नहीं है? हमेशा अपनी परेशानियों को अमित उसे टाल जाता है। हॉस्पिटल पहुंचकर अमित को पता चला उसकी मां के सिर में ब्लड क्लॉट जम गया है। ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन उस हॉस्पिटल में नहीं हो सकता, इसलिए शहर के बड़े अस्पताल ले जाना पड़ेगा। ऑपरेशन में करीब 5-6 लाख रुपए खर्च आएंगे। सुनकर तो अमित का दिमाग ही घूम गया। 5-6 लाख जैसे बड़ी रकम वो कहां से जुगाड़ेगा? फिर भी कोशिश तो करनी ही पड़ेगी। बहनों को हॉस्पिटल में छोड़कर वो शहर चला गया। कई जगह प्रयास किया, मगर शाम ढलते ढलते पूरी तरह से निराश हो चुका था। 5-6 लाख तो क्या 1 रुपए तक की व्यवस्था नहीं कर पाया था। अपने आप पर खिंच हो रही थी। ओफ, बेटे होने का फर्ज अदा करने का जब समय आया तो इस तरह से असहाय निसहाय कैसे हो सकता है? आज मां को ऑपरेशन की जरूरत है और उसकी जेब में 1 रुपए नहीं। हाँ, क्यों उसकी किस्मत इतनी खराब है? हर बार उसके साथ ही ऐसा क्यों होता है? वो हॉस्पिटल नहीं गया, अभी तो गांव के अपने घर में आ गया। वैसे भी हॉस्पिटल जाकर क्या करता है? बहनों को जब पता था कि 1 रुपए का भी इंतजाम नहीं हो पाया है तो उनके चेहरे के भाव देखकर शायद शर्म से डूब मरता। पर नहीं, वो अभी उनका सामना नहीं कर सकता है। घर में आकर वो बेड पर लेट गया। अपनी असहायता पर बार बार उसे गुस्सा आ रहा था। तभी अचानक उसका हाथ अपनी पैंट की जेब पर गया और एक बार फिर से शरीर में सिहरन भर उठी। क्या हेडफोन निकालकर कान में लगाया। हेडफोन पूरी तरह से प्राणहीन थे। कहीं उस दिन रात में सपना तो नहीं देखा था उसने? इन हेडफोन से आवाज भी आ सकती है? हाँ, पागल हो गया था लगता है रात में वो। फिर न जाने क्या सोचकर उसने आवाज लगाई। हेलो, कोई है? कोई सुन रहा है? हाँ, हेलो। अमित, तुम आ गए। मुझे पता था तुम आओगे। एक पल को चौंक गया वो। उसे ऐसा लगा आज ये आवाज कहीं दूर से नहीं, अभी तो उसके कमरे के किसी अंधेरे कोने से ही आ रही, जैसे कोई बहुत बहुत पास खड़ा होकर उससे बातें कर रहा है। मां की बीमारी को लेकर परेशान हो, पैसे कहां से लाओगे? यही सोच रहे हो? खिज उठा था अमित। यह हंसी उसके कानों में चुभ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी असहाय हालत पर हंसा जा रहा है। तुम मेरी अगर कुछ मदद कर सकते हो तो करो, मगर इस तरह पागलों की तरह हंसो मत, समझा? क्यों? अभी तो तुम कह रहे थे तुम्हें मेरी मदद की कोई जरूरत नहीं, और फिर अचानक क्या हुआ? मुझे उस दिन के लिए माफ कर दीजिए, प्लीज माफ कर दीजिए, प्लीज। मेरी माँ को किसी भी तरह से बचाना है। अमित, तुम्हें गुस्सा बहुत जल्दी आता है। अगर जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो ना, तो अपने गुस्से को काबू करना सीखो।
खैर मुझे हंसने की बहुत बुरी आदत है। बोलो, क्या इच्छा है तुम्हारी? मेरी मेरी माँ का ऑपरेशन कराना है। पैसे को इंतजाम नहीं हो पाया मुझसे। माँ को ठीक देखना चाहते हो? हाँ हाँ, ठीक है, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा, मगर एक बात याद रखना, मैं बिना लिए कुछ नहीं देता। तुम्हें अगर कुछ चाहिए तो इसके बदले में तुम्हें कुछ देना होगा। क्या? 3 लोगों की जान? क्या ये क्या बकवास है? 3 लोगों की जान? मैं मर्डर करूं भी 3 लोगों का? नहीं तुम्हें मर्डर करने की जरूरत नहीं है, वो मैं खुद ही ले लूंगा। मगर याद रखना, उन 3 लोगों की मौत का कारण तुम होगे। क्या तुम्हारी आत्मा ये बोझ सह सकेगी? कौन होंगे वो? कोई भी, तुम्हारे जान पहचान में से कोई, तुम्हारा कोई दोस्त या कोई अनजान। ठीक है, इस वक्त मेरे लिए मेरी माँ की जिंदगी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बनिस्बत कुछ और के। बहुत कम उम्र में ही पिता को खो चुका हूं। अब माँ को नहीं, छोटी बहनों की शादी देनी है। सारी जिम्मेदारी अकेला नहीं उठा पाऊंगा। नहीं, मेरी माँ ठीक हो जाए बस। एक बार फिर से वही ठंडी कर देने वाली हंसी। मगर इतनी परेशानियों और इन सब घटनाओं के बीच थककर अमित ने कब अपने होश खो दिए उसे पता ही नहीं चला। होश आया तो देखा घड़ी में रात के 12 बज रहे थे। माँ वहां हॉस्पिटल में है, बहनें बेचारी वहां अकेली है, और वो बेवकूफ इस तरह से घर में बेहोश पड़ा है। अभी क्या समय है ये सब करने का? तुरंत वो उठा और हॉस्पिटल की तरफ दौड़ पड़ा। हॉस्पिटल के पास पहुंचते पहुंचते अचानक अमित चौंक पड़ा। लोगों की भीड़ थी, दमकल की गाड़ियां आ जा रही थी। क्या हो गया आखिर? दौड़कर जब हॉस्पिटल के और पास पहुंचा और लोगों से पूछा तो पता चला हॉस्पिटल के एक हिस्से में आग लग गई थी। हालांकि दमकल कर्मचारियों ने आग बुझा दी है, मगर 3 रोगियों की जलकर मौत हो गई। एक पल के लिए जैसे थम सा गया था अमित के लिए सारा जहां। 3 रोगियों की मौत। वो दौड़कर मां के पास गया। धीरे धीरे जैसे एक चमत्कार सा हुआ। बिना ऑपरेशन की ही मां की हालत ठीक होने लगी। डॉक्टर ने भी इसे मिरेकल का नाम दिया। अब मां पूरी तरह से स्वस्थ होकर घर आ गई थी। मगर वो दिन अमित के लिए शायद अच्छा नहीं था। शहर पहुंचकर जैसे ही वो अपने ऑफिस में प्रविष्ट हुआ, मैनेजर दरवाजे पर ही उसे रोककर बोला, यस मिस्टर, व्हाट डू यू वांट हियर? सर, असल में माँ की बहुत तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए बिना बताए चले जाना पड़ा। ओह, तो तुम्हारे पास मोबाइल नहीं है, ऑफिस का नंबर नहीं है, तुम किसी को इन्फॉर्म नहीं कर सकते? तुम्हारी माँ की तबीयत इतनी इंपॉर्टेंट है कि ऑफिस में एक कॉल करना तुम्हारे लिए जहमत हो गया है? नहीं सर, असली में मैं भूल गया था सर, इस बार बस आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। आगे से क्या? आज के बाद तुम इस ऑफिस में ही नहीं रहोगे। आप जा सकते हैं, अपना हिसाब लीजिए, जाइए। सर, ये क्या कर रहे हैं आप? ये नौकरी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सर। मैं घर वालों को कैसे तुम जब बिना इन्फॉर्म के चले गए थे तो मैंने हेड ऑफिस को इन्फॉर्म किया और हेड ऑफिस ने ही आदेश दिया है कि तुम्हें नौकरी से निकाल दिया जाए। सो अभी यहां से निकल जाओ। सर मगर गेट आउट। सर झुकाए हुए अमित वहां से निकल आया।
आज बेहद बेइज्जती का सामना करना पड़ा था उसे। ओफ, इतना अपमान। इंसान बहुत स्वार्थी होता है। किसी के दुख तकलीफ पर उसे जरा भी दया नहीं आती है। पर अब क्या करेगा वो? ये नौकरी ही तो उसका एक सहारा थी, इतनी मुश्किल से मिली थी, और आज वो भी। हाँ, ये क्या हो रहा है उसके साथ? किस्मत कदम कदम पर उसकी ऐसी परीक्षा क्यों ले रही है? रूम के बेड पर लेटा लेटा वो यही सब सोच रहा था। अब तो ये रूम भी खाली कर देना पड़ेगा। हाँ, किससे बातें करके वो अपना दिल हल्का करे? तभी अनुराधा की याद आई। अनुराधा, हाँ, ऐसे में वही समझेगी उसे। तुरंत कॉल लगाया। हेलो। हाँ अमित, बोलो। अनुराधा का स्वर बेहद गंभीर था। अनुराधा, माँ कैसी है? तो ठीक है, घर आ गई है। उसी चक्कर में एक और प्रॉब्लम में फंस गया हूं मैं। क्या? मेरी जॉब चली गई है। वहां इतनी परेशानी में था, वहां इन्फॉर्म नहीं कर पाया, उन लोगों ने मुझे नौकरी से निकाल दिया। अनुराधा को कुछ अजीब सा लग रहा था। जो इंसान अपनी परेशानियों से शेयर करने में कतराता है, आज अचानक। तो मैं क्या कर सकती हूँ? नहीं, कुछ नहीं, बस तुमसे बातें करके। हालांकि अनुराधा कहना नहीं चाहती थी, मगर इतने दिनों से दिल में जमा गुबार जैसे फूट पड़ने को उतारू हो रहा था। वो बोल पड़ी। आकाश, मैं पिताजी से तुम्हारे मेरे रिश्ते की बात करना चाह रही थी। पहले तो मैं डर रही थी तुम्हारी जो हालत है उसमें पिताजी मानेंगे या नहीं, मगर अब तुम पूरी तरह से बेरोजगार हो। अब तुम बताओ, क्या बताऊंगे अपने पिताजी को कि मैं एक बेरोजगार से हमारा रिश्ता कुछ नहीं हो सकता? अमित, एक काम करो, तुम मुझे भूल जाओ हमेशा के लिए। ऐसे गरीब बेरोजगार के साथ मैं अपनी जिंदगी कैसे बिताऊंगी? और वैसे भी आज मेरी इंटर्नशिप खत्म हो रही है। कुछ ही दिन में मैं बस में करके शहर लौट रही हूँ। उसके बाद मुझे अपनी प्रैक्टिस शुरू करनी है और फिर पिताजी को मेरे फ्यूचर के बारे में बताना भी है। अनुराधा, क्या कह रहे हो तुम? देखो अमित, या तो अपने आप को आगे बढ़ाओ, इस लायक बनाओ कि मैं अपने पिताजी के सामने तुम्हें खड़ा कर सकूं, या फिर हमारे रिलेशन यहीं रखते हैं। 1.5 साल से ऐसे ही। फोन काट दिया उसने। अमित झुंझला उठा। आज जिस परेशानी से वो जो गुजर रहा है, वहां पर उससे दो शब्द प्यार के ना कहकर अनुराधा। ओह, पैसा पैसा पैसा। काश उसके पास इतना पैसा होता कि जाकर अनुराधा के पिता के मुंह पर मारता और कहता, देख तुझसे ज्यादा पैसे हैं मेरे पास। दूसरी ओर अनुराधा भी सोच रही थी, कुछ ज्यादा ही बोल दिया उसने, मगर क्या करती? आखिर ये इंसान अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो नहीं समझता है। आंखों के आंसू को पोंछती हुई, सबसे अपनी आंख बचाते हुए बस पर चढ़ गई वो। तभी अचानक टेबल पर पड़े हेडफोन की तरफ आकाश का ध्यान गया। हाँ, अनुराधा, तुम्हें अपने पिता के सामने मुझे ले जाते हुए शर्म आती है ना? अब की बार नहीं आएगी। अब की बार मैं छाती ठोक कर तुम्हारे पिता के सामने खड़े होऊंगा। हेडफोन कान में लगा लिया उसने। हेलो, कोई है? आओ अमित बाबू। दूसरी इच्छा मांगने के लिए आ गए। पैसे चाहिए, बहुत सारे पैसे। हाँ, अनुराधा के पिता के सामने छाती ठोक कर खड़े होने के लिए
बहुत सारे पैसे? दूंगा, मैं दूंगा, इतने पैसे दूंगा कि अनुराधा के पिता ने सपने में भी नहीं सोचे होंगे। मगर तुम तो जानते हो मैं मुफ्त में कुछ नहीं देता। मैं फिर किसी की जान लूंगा। नहीं, अब की बार 3 लोगों की नहीं, अब की बार मैं एक आदमी की जान लेकर ही संतुष्ट हो जाऊंगा। मगर वो जान किसी की हुई हो सकती है, तुम्हारे किसी अपने की, या फिर किसी ऐसे की जिसकी मौत तुम दिल से चाहते हो। तुम्हारा वो मैनेजर है जिसने तुम्हें इतना बेइज्जत किया। कैसा लगेगा कल सुबह पेपर में उसकी मौत की खबर पढ़ के? तो मंजूर है तुम्हें? हाँ, मुझे मंजूर है। ठीक है। आवाज आनी बंद हो गई। अमित बिस्तर पर लेट गया। कब नींद के झोंके ने उसे घेर लिया उसे पता ही नहीं चला। सुबह जब नींद खुली तो उसकी आंखें जैसे चौंधिया सी गई। ये क्या? कमरे की फर्श पर ठीक बीचों बीच 3 बड़े बड़े बैग भरकर इतने सारे रुपए रखे हुए थे। ओ माय गॉड, कौन छोड़ गया रुपए यहां? कुछ रुपए तो फर्श पे भी बिखरे हुए थे। इतने सारे पैसे, ओ माय गॉड, एक रात में इतने सारे पैसे। अनुराधा, अब तुम्हारा मेरा अलगाव नहीं होगा। अब तुम्हारे पिता के सामने मैं सीना तान कर खड़ा होऊंगा। हाँ। तभी अचानक फोन बज उठा। अमित के दोस्त राकेश का फोन था। हेलो राकेश। अमित आज की न्यूज़पेपर पढ़ी तूने? क्यों, क्या हुआ? प्रिंटिंग प्रेस का मैनेजर मर गया क्या? वैसे भी उसके मरने से किसे फर्क पड़ता है? अमित, अनुराधा। क्या हुआ अनुराधा को? कल ट्रेनिंग खत्म करके वो बस से लौट रही थी। अचानक रास्ते में जबरदस्त एक्सीडेंट हुआ और नहीं, क्या कह रहा है तू? अनुराधा, नहीं, मेरी अनुराधा को कुछ नहीं हो सकता। ये कैसे हुआ? फोन उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गया। लड़खड़ाते कदमों से वो जमीन पर बैठ गया। नहीं, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुमने तो कहा था प्रिंटिंग प्रेस का मालिक, और उसकी जगह मेरी अनुराधा। नहीं, फिर ये सारे पैसे, क्या मतलब रह गया इसका? क्या करूंगा मैं इसका? ऐसा लगा जैसे हवा में सरसराहट हुई और उसके कानों में आवाज आई, अमित, मैंने तो कहा था मुझे जो पसंद आएगा वो मैं ले लूंगा। थर-थर कांपते हुए अमित अचानक बेहोश होकर गिर पड़ा। होश आया चेहरे पर पानी की बूंदें पड़ने से। आंख खोलकर देखा, राकेश 2 और लोगों के साथ उसके पास ही था। अमित कैसा है तू? हाँ, अनुराधा। हाँ, हम लोग बस उसके घर ही जा रहे थे, पोस्टमार्टम के लिए लेके गए हैं। इतनी सारी लाशें हैं, थोड़ा समय तो लगेगा। तू चलेगा? नहीं, मेरी अनुराधा को कुछ नहीं हो सकता। अमित, सब्र से काम ले। क्या सब्र से काम लूं? जाओ तुम लोग यहां से, जाओ। नहीं चाहिए मुझे किसी की सहानुभूति। नहीं, मेरी अनुराधा को कुछ नहीं हो सकता। तुम लोग समझ गए? जाओ तुम लोग यहां से, जाओ। वो सभी चले गए। अमित उठ बैठा। अभी एक मौका मेरे पास है। हाँ, अगर तूने अनुराधा को छीना है तो तू ही लौटाना पड़ेगा तुझे। हाँ। बिस्तर पर बैठकर उसने हेडफोन अपने कानों में लगा लिया। हेलो, कहाँ हो तुम? क्या हुआ अमित? बहुत ज्यादा दुखी हो गए? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुमने कहा था मेरे मैनेजर को,
और तुम मेरी अनुराधा को मैंने ये भी कहा था जो मुझे पसंद आएगा। मुझे तुम्हारी अनुराधा पसंद आ गई। ठीक है, तो अब मेरी तीसरी इच्छा पूरी करो। ठीक है, मांगो। तुम्हारी तीसरी इच्छा क्या है? मुझे अनुराधा वापस चाहिए। हाँ? कुछ देर कोई जवाब नहीं आया। फिर अचानक आवाज गूंजी, पूरी तरह से तुम्हारा दिमागी संतुलन बिगड़ गया लगता है। तुम जानते हो क्या मांग रहे हो? अनुराधा मर चुकी है। उसकी आत्मा मौत की वादियों में जा चुकी है और वहां से तुम सीधे साफ कहो, तुम ऐसा नहीं कर सकते। कोई औकात नहीं है तुम्हारी ऐसा करने की। इच्छा पूरी करोगे? फिर से निशब्दता छा गई। मैंने ये तो नहीं कहा मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं सिर्फ तुम्हें समझा रहा हूं कि तुम क्या मांग रहे हो, ताकि कल को तुम मुझे ये ना कहो कि ये क्या दे दिया मुझे। बाकी इस दुनिया में कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैं नहीं कर सकता हूं। एक बार अच्छे से सोच लो। मैंने सोच लिया है। मुझे मेरी अनुराधा लौटा दो। और बदले में मुझे जो चाहिए होगा ले लेना, किसी की भी जान ले लेना। ठीक है, दिया। मगर एक बात और जान लो, तुम्हारी तीनों इच्छाएं पूरी हो चुकी। अब मैं तुमसे फिर कभी दोबारा बात नहीं करूंगा। तुम चाहोगे तो भी नहीं। तुम चाहोगे तो भी नहीं। अगले ही पल हेडफोन पूरी तरह से शांत हो गया। हेलो। मगर फिर दोबारा उस हेडफोन से आवाज नहीं आई। अमित खुशी से झूम उठा। अनुराधा मौत भी तुम्हें मुझसे नहीं छीन सकती। अनुराधा, मौत भी तुम्हें मुझसे नहीं छीन सकती। तुम्हें आना होगा मेरे पास। फिर हम जाएंगे तुम्हारे पिता के पास, दिखाएंगे मेरी दौलत कितनी है। फिर वो हमारी शादी को मना नहीं कर पाएंगे। अनुराधा। दिन भर अमित इंतजार करता रहा, मगर अनुराधा नहीं आई। शाम ढलने लगी तो वो चौंक पड़ा। क्या तीसरी इच्छा पूरी नहीं हुई? मगर पहले की दो इच्छाएं तो पूरी हुई हैं। फिर अनुराधा अब तक क्यों नहीं आई? कहीं वो मरचुरी से अपने पिता के साथ अपने घर तो नहीं चली गई? नहीं, इच्छा तो उसने की थी कि वो यहां आए, तो उसे तो यहां आना चाहिए था। फिर वो मिलकर उसके पिता के पास जाएंगे। तो फिर ये क्या हो रहा है? हेडफोन उठाकर उसने कान में लगाया। हेलो, क्या हुआ? अभी तक अनुराधा नहीं आई। मगर कोई जवाब नहीं आया। रात गहरी होती जा रही थी। चारों ओर सन्नाटा बढ़ गया। अमित अपने कमरे में अभी भी बेचैनी से टहल रहा था। तभी उसने महसूस किया दरवाजे पर दस्तक हुई। इस वक्त कौन आ सकता है? वो जिस घर में रहता था वो 4 फ्लोर थे। नीचे के फ्लोर पर मकान मालिक, फर्स्ट फ्लोर पर वो, और ऊपर के 2 फ्लोर खाली ही थे। वैसे भी इतने पुराने जीर्ण शीर्ण घर में
कौन खतरा लेगा इतनी ऊंचाई पर रहने का। उसकी तो मजबूरी है, किराया कम है करके वही यहाँ रहता है, वरना तो क्या नीचे फ्लोर से मकान मालिक के यहाँ से कोई आया, कोई ज़रूरत पड़ गई क्या? या फिर उसने दरवाज़ा खोल दिया, मगर दरवाज़ा खोलते ही तो कदम पीछे जैसे वो जंप कर गया और मुंह से एक चीख सी निकल आई। सामने जो कुछ था उसे देखकर एक इंसान की यही प्रतिक्रिया हो सकती थी। सामने एक महिला खड़ी थी, हवा में लहराते बाल, मगर उसे महिला कहना या मांस का लोथड़ा कहना समझ नहीं आ रहा था उसे। हवा में अजीब सी बदबू फैल गई थी। उसका चेहरा कुचल सा गया था, जबड़ा एक तरफ लटक गया था, सीने के एक तरफ से चपका हुआ हाथ आधा कटा लटक रहा था। उस लटकते जबड़े से ही आवाज आई, मुझे पहचाना नहीं? मैं अनुराधा। अनुराधा? नहीं, ये कैसे हो सकता है? तुम अनुराधा नहीं हो सकती। अरे तुमने ही तो मौत की वादियों से मुझे बुलाया। अब आओ मेरे पास, मैं आ गई हूं तुम्हारे लिए, तुम्हारे पास। नहीं, ये कैसे हो सकता है? मैंने ये नहीं मांगा था। अचानक हेडफोन उठाकर उसने कान में लगा दिया। हेलो, कोई है? कोई सुन रहा है? ये क्या भेज दिया तुमने? नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए। अगले ही पल अनुराधा उसके बिल्कुल करीब थी। उसने अमित को लिपट लिया। अमित, मुझे सीने से लगाओ। हाँ, तुमसे गले मिलकर मुझे बहुत आराम मिल रहा है। अनुराधा, ये क्या? अचानक अमित ने महसूस किया उसका दम घुट रहा है। नहीं, छोड़ो मुझे। अमित, मैं तो तुम्हारी दुनिया में नहीं रह सकती, मगर तुमने जब मुझे बुलाया ही है तो तुम्हें अपनी दुनिया में ले चलती हूं। तुम्हें अपने साथ ले चलती हूं। तभी अमित को समझ आया, हेडफोन हर एक इच्छा के बदले में एक इंसानी जान लेता है और इस बार उसकी इच्छा पूरी करने के बदले में उसने चुना है खुद उसे। नहीं। अमित के मुंह पर हंसी थी। 2 दिन बाद बदबू आने पर पुलिस ने अमित के घर का दरवाजा तोड़ा। दरवाजा अंदर से बंद था, मगर उसके बाद भी जमीन पर लाश पड़ी हुई थी, सड़ने लगी थी। किसी को पता ही नहीं चला मर्डर किसने किया, मगर मर्डर बहुत ही वहशियाना ढंग से किया गया था। गर्दन पूरी तरह से मुड़कर पीछे की तरफ हो गई थी। उसके बाद भी मृतक के चेहरे के भाव देखकर पुलिस भी आश्चर्यचकित हो गई। आंखों में डर के भाव थे, जैसे कोई बहुत भयानक चीज देखी हो, मगर मुंह पर एक व्यंग्यात्मक हंसी फैली हुई थी। ट्रेन धीरे धीरे चली जा रही थी। आज कॉलेज में फंक्शन होने की वजह से मयूरेश को लौटने में देर हो रहा था। आखिरी ट्रेन पकड़कर वो अपने घर की तरफ लौट रहा था। ट्रेन में भी यात्री नाम मात्र को थे। उससे कुछ दूरी पर एक प्रेमी जोड़ा प्रेम की पींगे मार रहा था। उससे थोड़े और पीछे एक बूढ़ा व्यक्ति
अपने ओवरकोट और मंकी टोपी में खुद को ठंड से बचाने की कोशिश कर रहा था। अचानक मयूरेश के पाँव के पास कुछ पड़ा दिखा। उठाने पर पाया एक हेडफोन है। खुश हो गया वो। वाह, उसका हेडफोन पिछले हफ्ते उसके भाई ने ले लिया था। पापा पैसे नहीं दे रहे थे। उसकी भी पॉकेट मनी में इतने पैसे नहीं थे कि नया हेडफोन ले सके। ये तो किस्मत उस पर मेहरबान हो गई थी। हेडफोन को कान में लगाते ही मयूरेश चौंक पड़ा।